नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग नेमा अपने इस यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जो आज का हमारा टॉपिक है वह भी बजट 2020 के रिलेशन में ही है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं इस विषय में 2 पार्ट्स ऑलरेडी बना चुका हूं और जो बजट के प्रोविजंस हैं इन्होंने मुझे बाध्य किया है कि मैं इसको लेकर ये पार्ट भी बनाऊं, और हो सकता है मुझे इसके अलावा 1 या 2 पार्ट्स और बनाने पड़े। प्रिलिमिनरीली हमें ऐसा लग रहा था कि इस बजट में डायरेक्ट टैक्स, स्पेशली डायरेक्ट टैक्स के रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं है, बहुत ज़्यादा संशोधन या अमेंडमेंट्स नहीं आए हैं। लेकिन जब हमने इसे फाइनेंस बिल को ब्लैक एंड वाइट में देखा तो ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नहीं हैं। इवन इसमें काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं अपने 2 वीडियो बनाने के बावजूद कवर नहीं कर पाया हूँ। तो ये भी पॉइंट्स होंगे जिसमें मैं चाहूँगा कि आपकी अटेंशन इनवाइट हो, आपका ध्यानाकर्षण इन पॉइंट्स पर हो। इनमें जो चीज़ें हैं वो हम बिंदुवार कुछ डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में मैंने कुछ 3 या 4 सेक्शंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखने वाले हैं, कवर करने की कोशिश की है। ओके, इसमें जो पहला पॉइंट या पहला सेक्शन मैं लूँगा, दैट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C 3AD एंड 3AE। ध्यान दें, इनकम टैक्स एक्ट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स को इनकम टैक्स के परव्यू से बाहर रखने के लिए, मतलब इनकी जो इनकम है उन्हें टैक्सेशन के दायरे से एग्जेम्प्ट करने के लिए ये 2 सेक्शन बनाए हैं। अगर हम सेक्शन 1023C 3AD से इसे लें तो ये सेक्शन बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कवर करता है। मतलब कोई स्कूल या कॉलेज जो मान्यता प्राप्त हैं, जिनको किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से एफिलिएशन मिले हुए हैं, ये अगर इनका टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक नहीं है तो इन्हें इनकम टैक्स नहीं है। ओके, ये जो प्रावधान है इसमें इस बजट के जरिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट लाया गया है। ये शायद काफ़ी समय से एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जो 1 करोड़ की लिमिट थी ये काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। इस बजट के जरिए इस लिमिट को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। मैं रिपीट करूँगा, ऐसे स्कूल या ऐसे कॉलेजेस जिनका टर्नओवर, जिनकी ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ से कम होती थी, ओके, उन्हें इनकम टैक्स में कर मुक्तता प्राप्त थी। उनकी जो भी इनकम, जो भी बचतें होती थी, जो भी सरप्लस होते थे, प्रॉफिट तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो बेसिकली प्रॉफिट के मोटिव से काम नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। ओके, तो उनका जो सरप्लस होता था वो कितना ही हो, अगर उनका टर्नओवर, उनकी ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ से नीचे होती थी तो उन पर इनकम टैक्स नहीं था। अब ये प्रोविज़न अमेंड कर दिया गया है। यहाँ जो सीलिंग, जो अपर लिमिट है उसे बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से जो छोटे हॉस्पिटल्स, जो बेसिकली हॉस्पिटैलिटी, जो हॉस्पिटल्स से रिलेटेड सेवाएं दे रहे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्हें भी डिफरेंट सेक्शन है लेकिन प्रोविज़न सिमिलरिटी रखने वाले हैं। उनका टर्नओवर अगर 1 करोड़ से नीचे होता था तो उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं था, उन्हें इनकम टैक्स से पूरी तरह से कर मुक्तता प्राप्ति थी। इन हॉस्पिटल्स का जो क्राइटेरिया है उसे भी, इन हॉस्पिटल्स के एग्जेम्पशन का जो क्राइटेरिया है उसे भी 1 करोड़ से एक्सटेंड करके 5 करोड़ कर दिया गया है। तो ये भी काफ़ी एक वेलकम मेजर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है, खासतौर से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। आप समझिएगा, अगर उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो जाता था तो उन्हें चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से, आज की डेट में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूवल लेना होता था। वो थोड़ा सा टीडियस टास्क होता था, उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशंस, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व थे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स
ये जो फॉर्मेलिटी जो अप्रूवल का जो प्रावधान हुआ करता था, उस वजह से कई बार कर के दायरे में आ जाते थे, जिससे उनकी जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो इंक्रीज हो जाती थी, और एट द एंड ऑफ द डे इसका खामियाजा, इसका बर्डन जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें फेस करना पड़ता था। अभी इस एग्जिबिशन लिमिट को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की वजह से ऐसे इंस्टीट्यूट जो बहुत बड़े लेवल पर तो नहीं प्ले कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो 1 करोड़ क्रॉस कर चुके थे या करने वाले थे, उन्हें काफ़ी राहत महसूस होगी मेरी समझ में। अब वो बिना चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अप्रूवल को ऑब्टेन किए भी टैक्स एग्जेम्पशन एंजॉय कर पाएंगे, और जो उनका प्राइमरी फोकस है एजुकेशन प्रोवाइड करना, या हॉस्पिटल्स की बात करें तो चिकित्सा प्रदान करना पर फोकस कर पाएंगे। शायद कंप्लायंसेस के बर्डन कम होंगे तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो भी कम होगी। एट द एंड ऑफ द डे इसका बेनिफिट जो एंड यूजर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो गरीब मरीज हैं, उन्हें इसका बेनिफिट होगा, और वो इससे कहीं ना कहीं रिलीव्ड फील करेंगे। या तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट था। एक और सेक्शन है जिसमें इन्होंने अमेंड किया है। इवन 2 सेक्शन इस अमेंडमेंट की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। इसमें पहला सेक्शन है सेक्शन 43CA, दूसरा सेक्शन है सेक्शन 56 to 10। थोड़ा समझते हैं इस सेक्शन को। बेसिकली जो सेक्शन 43CA है वो ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए या ऐसे प्रॉपर्टी डेवलपर्स या बिल्डर्स के लिए है जो रेसिडेंशियल हाउसेस में डील करते हैं, या जो बेसिकली प्रॉपर्टी के सेल और परचेज में डील करते हैं। टेक्निकली इनके पास जो हाउसेस होते हैं या जो ज़मीनें इनके पास होती हैं वो इनका स्टॉकिंग ट्रेड होता है। ठीक है, जो चीज़ें ये बेचने के लिए खरीदते हैं। मतलब इन्हें भले ही ये घर बेच रहे हों, भले ही ये लैंड्स बेच रहे हों, इन्हें कैपिटल गेन टैक्स ना लग करके इन्हें बिजनेस इनकम टैक्स लगता है। इनका जो फायदा, जो मुनाफा होता है वो पूंजीगत अनुलाभ वो कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में ना आकर वो बिजनेस इनकम के दायरे में आता है। ये पहली चीज है। अभी यहाँ इस सेक्शन को रिलेटेड एक खास ध्यान में रखने वाली बात ये होती है, या होती थी मुझे कहना चाहिए, कि से एग्जाम्पल लेते हैं, इन्होंने कोई 10 लाख रुपए में लैंड सेल किया। मतलब इन्होंने एक्चुअल में जो बायर है उससे 10 लाख कलेक्ट किए। इनका जो डील है, वो एग्रीमेंट जो है या जो रजिस्ट्री होनी है वो 10 लाख के कंसिडरेशन पर बेस कर रही है। लेकिन उस लैंड का जो सर्किल रेट है, उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, जिस पर स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है, से वो 15 लाख रुपए है। अब जो सेक्शन 43CA है उसकी एप्लीकेबिलिटी की वजह से भले ही इन्होंने इस प्रॉपर्टी को, इस जमीन को 10 लाख में बेचा है, इन पर जो बिजनेस प्रॉफिट का कैलकुलेशन है वो ये मानते हुए किया जाता है कि इन्होंने इसे 15 लाख में बेचा है। जो अगर इसे फॉर्मूले से समझे, एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से 15 लाख रुपए है, जैसा ये उदाहरण हमने लिया, तो इनका कैलकुलेशन, इनका जो प्रॉफिट है उसका कैलकुलेशन विक्रय मूल्य, सेल कंसिडरेशन 15 लाख मानते हुए किया जाएगा। अभी बीच में इस प्रावधान, इस में कुछ रिलैक्सेशन दिए गए थे। ये जो उन्होंने कहा था इनिशियली कि अगर ये डिफरेंस मार्जिनल है, मार्जिनल को डिफाइन किया था, अगर 5% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है तो जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है उसे इग्नोर कर देंगे। बाद में इसे 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया था। अभी हाल में जो कोरोना, जो कोविड-19 एपिडेमिक था, उस वजह से काफ़ी जगह काफ़ी सारे बिजनेसेस अफेक्टेड हुए। खासतौर से रियल इस्टेट्स जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन्हें भी इसका काफ़ी दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव झेलना पड़ा है, से वो काफ़ी नेगेटिवली इम्पेक्टेड हुए हैं। तो उन्हें रिलैक्सेशन दिया गया है। उन्हें रिलैक्सेशन देते हुए हमारे इस बजट में एक अगेन वेलकम मेजर है। ये जो डिफरेंस है इसे 10% से इंक्रीज करके 20% कर दिया गया है।
मतलब से आपने इसे 10 लाख में बेचा, इसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से 12 लाख है, ठीक है। अगर मैं बिफोर अमेंडमेंट प्रोविजन की बात करूं तो आपका जो सेल कंसिडरेशन है, वो अमाउंट जिस पर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, वो 12 लाख ले लिया जाता था। लेकिन अब चूंकि जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो 20% से ज्यादा नहीं है। आपका जो कंसिडरेशन है, जो सेल्स वैल्यू है, उसे 12 लाख ना लिया जाकर 10 लाख ही लिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक वेलकम मेजर है, क्योंकि इसमें जो बिजनेस पर्सन्स हैं, स्पेशली जो रियल एस्टेट में डील करने वाले लोग हैं, वो रिलैक्स्ड फील कर सकते हैं, ओके। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ इस अमेंडमेंट के साथ हैं, जिन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि जो प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, उसकी वैल्यू 2 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए, ओके। दूसरी चीज, जो प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, वो रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज में लाई जा सके, ऐसी होनी चाहिए। मतलब अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हैं तो ये रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है। तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ट्रांजैक्शन है, जो प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, ये ट्रांजैक्शन 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच में हुआ होना चाहिए। इन्होंने एक दायरा डिसाइड किया है इनका, ये आप समझ सकते हैं, इनका जो दायरा है उसे डिसाइड करने का क्राइटेरिया बेसिकली कोविड-19 है। इनको ये समझ में आता है कि ये जो चीज़ है, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की है। इसके पहले इस रिलैक्सेशन की आवश्यकता इन्होंने नहीं समझी, ना ही इनकी समझ में 30 जून 2021 के बाद इस रिलैक्सेशन की आवश्यकता होगी, ओके। सो दैट्स व्हाई दे हैव curtailed down the period. They have defined the period. You can say it is a limited period offer, right? It is restricted only up to the transactions. Those are being taken place in between 12th of November 2020 to this 30th of June 2021. Okay? ये हुआ सेक्शन 43CA। अभी इसका एक काउंटर पार्ट समझिएगा। ये वो सेक्शन है दैट इज बेसिकली टैक्सिंग द गिफ्ट्स, ओके। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए, ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, आपने जिससे परचेज की, अगर वो आपका रिलेटिव नहीं है, से उस प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 15 लाख रुपया है, ओके। से आपने कोई जमीन परचेज की या कोई घर परचेज किया जिसका जो सर्किल रेट चल रहा है वो 15 लाख है। अब आपने अगर ये घर 10 लाख रुपए देकर खरीद लिया तो इनकम टैक्स वाले ये मानने के लिए एलिजिबल है, एंटाइटल्ड है कि आपको 5 लाख रुपए का गिफ्ट मिला है। 15 लाख के रुपए की चीज आपने 10 लाख में ले ली, मतलब 5 लाख रुपए जो कम आपने पे किया, उसे वो आपके लिए गिफ्ट मानकर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जो बायर है उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसे ऐड कर देते थे, ओके। कर देते थे मैं कह रहा हूं क्योंकि यहाँ ये जो अमेंडमेंट है इसे एक्सटेंड किया गया है। इनका कहना है कि जिसे 43CA में बेनिफिट मिला है उससे अगर आप परचेज कर रहे हैं, ओके, वो सारी कंडीशन जो वहां है वो यहाँ भी हैं। अगर आप ऐसे किसी ट्रांजेक्शन में परचेजर के एंड पर बैठे हुए हैं, डिफरेंस अगर 20% से ज्यादा नहीं है, तो आपको भी जो गिफ्ट है, जो गिफ्ट इनकम है, उसके लिए लायबल नहीं बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पर ये माना जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी 15 लाख रुपए में ही खरीदी है, ओके। यहाँ आपके एंड पर, बायर के एंड पर भी इस रिलैक्सेशन को जो सेलर के लिए था, बायर के एंड पर एक्सटेंड किया गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक वेलकम मेजर है। लेकिन यहाँ ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये केवल और केवल सेक्शन 43CA एंड सेक्शन 56(2)(10) के लिए ही है। हम समझ सकते हैं ये जो एक्सपेंशन है वो 50C में कवर्ड होने वाले ट्रांजेक्शन्स के लिए नहीं है। मतलब से कोई पर्सन जिसके पास ये जो घर है या जो सब्जेक्टेड लैंड है, वो अगर उसके कैपिटल एसेट के रूप में रखा है, से हमने कोई घर कभी खरीदा था, अभी हम उसे बेचना चाहते हैं, यहाँ पर सेक्शन 50C एप्लीकेबल होता है,
ओके से वो घर जो हमारे यूज में आ रहा था, जिसे हमने कभी बेचने का इंटेंशन से नहीं खरीदा, हमारा कोई स्टॉक इन ट्रेड नहीं था, हमारी कैपिटल एसेट थी, वो घर से मैं अभी 10 लाख में बेचता हूं। अगर उसकी मार्केट वैल्यू में वही एग्जांपल लेना, उसका जो सर्किल रेट है वो 15 लाख है। यहाँ पर ये जो डिफरेंसेस हैं ज़्यादा हैं। ओके, सेक्शन 50C कहता है कि आपका कंसिडरेशन 15 लाख ले लिया जाएगा। भले ही आपको एक्चुअल में 10 मिला है, लेकिन यहाँ कंसिडरेशन 15 ले लिया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो 20% का रिलैक्सेशन है वो यहाँ एप्लीकेबल है। से आपने अगर 12 लाख रुपए की सर्किल रेट वाली चीज 10 लाख रुपए में बेची है तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। चूंकि ये अमेंडमेंट 50C के अंतर्गत आने वाले केसेस को कवर नहीं करता है, इस वजह से आपका कंसिडरेशन, भले ही आपको एक्चुअल में 10 मिला है, आपका कंसिडरेशन 12 लाख लिया जाएगा। यहाँ रिलैक्सेशन है, लेकिन यहाँ रिलैक्सेशन केवल 10% वाला है, जो पुराना प्रोविजन है। पहले 43C में CA में भी 10% होता था, उसे बढ़ाकर 20% कर दिया है। लेकिन ये जो 10 to 20 किया गया है, मैं रिपीट कर रहा हूं शायद इस पॉइंट को, इसे 50C में नहीं किया गया। 50C का जो रिलैक्सेशन है वो अभी भी 10% ही है। इवन से ऐसा पर्सन जो 50C में लायबल हो रहा है, से सेलर जो 50C की वजह से एक्सटेंडेड वैल्यू के ऊपर टैक्स्ड हो रहा है, उससे जो खरीदेगा उसके लिए भी जो 56(2)(10 का अमेंडमेंट है, 20% का जो रिलैक्सेशन है, वो ऐसे बायर पर भी लागू नहीं होगा जो 50C में कवर्ड होने वाले सेलर से परचेज करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो जुगलबंदी बनाई गई है, जो पेयर बनाया गया है, वो ऐसे सेलर और ऐसे बायर के बीच में बनाया गया है जो 53CA एंड 56(2)(10 में कवर्ड हो रहे हैं। केवल इन्होंने ऐसे ट्रांजेक्शन्स के बोथ एंड्स को टारगेट किया है, इसे ध्यान में रखेंगे।